हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर एजुकेशन में। मैं आपका दोस्त BS शेखावत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक तड़कती भड़कती ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए है कि रेलवे ग्रुप डी का जो है डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि CEN नंबर भी आ चुका है 8/2024। मतलब ये वैकेंसी 2024 की ही है, लेकिन ये कंप्लीट होगी 2025 में। तो ये घबराए नहीं कि 25 वाली वैकेंसी कब आएगी, तो 25 वाली भी आएगी। उसका जो गवर्नमेंट ने एक सितंबर का टाइम दे रखा है, तो वो उस टाइम आपको देखने को मिलेगी, जिसका एग्जाम आपको 2026 में देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों, इसकी हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी में जो है क्या होने वाला है। इस वैकेंसी में आप लोग देख सकते हैं कि कई तरह की पोस्ट यहाँ पे ग्रुप डी के अंदर शामिल है। लेकिन आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है या आप कौन सी पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, इस बारे में भी पूरा डिटेल से चर्चा की जाएगी। लेवल 1 की ये जॉब है। 7th पे मैट्रिक्स जो अभी लागू हो चुका है पहले से ही, उसके ऊपर जो है इसकी पेमेंट बनती है 18,000। इसकी बेसिक पे है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतनी आपकी सैलरी है, सैलरी आपकी ज़्यादा होती है। ये आपकी बेसिक पे है। 8th पे मैट्रिक्स अभी लागू हो जाएगा 2026 से, तो इसकी सैलरी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो सैलरी के मामले में तो रेलवे बहुत ठीक है और डिपार्टमेंट से। और यहाँ पे जो है अब आपको फुल डिटेल में आपसे बात करने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कि इंडिकेटिव नोटिस जो है ये 28 तारीख दिसंबर को जारी हुआ था। एक नॉर्मल सा नोटिस जिसमें पूरी डिटेल नहीं थी। डेट ऑफ पब्लिकेशन ये दे रखी है। ये है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब चालू होंगे, तो 23 जनवरी से। अब आप देख सकते हैं 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी। 23 जनवरी से 22 फरवरी। ठीक है, 23 जनवरी से 22 फरवरी। इसके बाद की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्लोजिंग डेट, टाइम फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, डेट ऑफ एप्लीकेशन, फी पेमेंट की जो डेट है वो अलग है। क्योंकि एक दिन पहले तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 23 तारीख को आप पेमेंट कर सकते हैं। 23:59 यानी कि 12 बजे तक आप रात को पेमेंट कर सकते हैं। ये नॉर्मल डिटेल्स आप लोग पढ़ ही लेंगे। जो मेन मेन बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके बारे में मेन बातें क्या है। ये दे रखा है कि वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 सेंट्रल पे मैट्रिक्स। इनिशियल पे 18,000 रहेगा यहाँ पे। एज पर एनेक्सर ए, 18 से 36 साल इसकी एज है। ठीक है, 18 साल मिनिमम और 36 साल मैक्सिमम एज है। 32,438। अब यहाँ पर रेलवे ने इस बात का पूरा खंडन कर दिया है कि जो आपकी पोस्ट बढ़ने की बात थी वो नहीं हुई है। 32,438 ही पोस्ट रहेगी आपकी। अब इसके अंदर बढ़ोतरी करनी है या नहीं, ये टेंटेटिव नोटिस है। इसके बाद अगर कोई नोटिस आता है तो उसमें बढ़ा दी जाएगी वैकेंसी। तो इस बारे में आप पूरा मतलब सोचना बंद कर दीजिए कि अभी वैकेंसी बढ़ी है। जितनी वैकेंसी है उन्हीं पे आप लोग तैयारी का सोचिए। और जितना अच्छा है, आप कम वैकेंसी को दिमाग में रखेंगे तो आप ज़्यादा तैयारी करेंगे और कंपटीशन को अच्छे से मात दे पाएंगे। अब नीचे आप चल सकते हैं। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट ऐसी जानकारी है नहीं, जो होगी वो मैं बताऊंगा। मेडिकल फिटनेस की बात करें तो मेडिकल फिटनेस की पूरी अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी। किस कैटेगरी में जो है किस तरह का मेडिकल होता है। एज लिमिट आपको बताई दिया है कि 1 जनवरी 2025 को आप 18 साल के होने चाहिए। 18 साल के होने चाहिए कब? 1 जनवरी 2025 को। तो जिस भाई की भी 1 जनवरी 2025 को जो है 18 साल पूरी हो गई, वो इस फॉर्म को भर सकता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें 10th क्लास मांगता है। बाकी ये जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट्स के बारे में बात है, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी कि उसमें EWS, EBC, SC ST और जो OBC में नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर दोनों है इस बारे में, और एक्स सर्विसमैन, इन सब के बारे में जो है अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोग जो है अच्छे से आपका डाउट क्लियर हो। और इसमें एक छोटी सी वीडियो में है सिर्फ फॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ। फीस की बात करें तो अगर जनरल कैटेगरी से हैं, EWS से हैं, लेडीज भी हैं, तो भी 500 रुपये फॉर्म की फीस लगेगी आपकी, जिसमें से आपको 400 रुपये वापस मिल जाएंगे। जब आप एग्जाम दे लेंगे तो एग्जाम के बाद आपको 400 रुपये वापस मिलेंगे। और जो 250 रुपये है
ये किसकी है? तो SC ST और OBC के लिए भी 500 रुपये है, लेकिन SC ST, विडो वगैरह, जो विधवा वगैरह होती हैं, उनके लिए 250 रुपये। और ये 250 रुपये EBC के लिए भी होंगे। लेकिन 250 रुपये ये बचाने के चक्कर में आप लोग जो है ये मत कर दीजिएगा कि सर्टिफिकेट आपके पास है ही नहीं और आपने यस कर दिया और EBC सर्टिफिकेट आपने बनवाया नहीं है। अगर आप एग्जाम आवेदन के बाद अगर ये फॉर्म बनवाते हैं, सॉरी सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी यहाँ पे। चाहे आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो पहले EBC सर्टिफिकेट बनवा लें, या फिर आप इसको लगाए ही ना, 250 रुपये एक्स्ट्रा दे दें, क्योंकि एग्जाम में इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, ये सिर्फ फीस के लिए होता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि EWS में तो फिर भी वो लोग चला लेते हैं, नया पुराना सर्टिफिकेट जो भी हो, लेकिन EBC में नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आफ्टर 6 मार्च 2025 RRB शैल नॉट एंटरटेन एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन एप्लीकेशन। यानी ये जो मॉडिफिकेशन की डेट है, इसके बाद कोई भी डेटा चेंज नहीं किया जाएगा। अब आप इसमें फॉर्म में बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि 6 मार्च को जो मॉडिफिकेशन होगा ना, उसमें केवल छोटी मोटी चीजें, मेल आईडी वगैरह, ये सब ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ज्यादा कुछ आप उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्म भरते टाइम जो है बहुत ध्यान से फॉर्म को अप्लाई करना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है, हेल्पलाइन नंबर ये है, अगर आप किसी तरह की क्वेरीज हो तो इस पे आप बात कर सकते हैं। और अगर ग्रुप डी या किसी भी NTPC वगैरह किसी से भी संबंधित कोई भी जो है जानकारी चाहिए, तो आप हमें भी जो है कमेंट कर सकते हैं, या आप मेल कर सकते हैं। मेल, मैं अपनी मेल यहाँ पे बता रहा हूँ, singh bhavesh78@gmail.com। ये पर्सनल मेल है मेरी, जिस पे आप जो भी कमेंट भेजेंगे उस पे मैं जवाब जरूर दूंगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि स्टेज ऑफ एग्जाम, इसके बारे में जो है भ्रांति थी कि CBT 1 CBT 2 होगा या ओनली CBT होगा। ठीक है, एग्जाम सेल भी है सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट। ये ध्यान रखिएगा, सिंगल स्टेज है, इसमें कोई CBT 1 CBT 2 नहीं है, यानी प्री और मेंस का कोई लफड़ा नहीं है। अब केवल एक एक एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, और फिर आपका DV होगा। ये 4 स्टेप पूरी करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में DV। तो इन फिजिकल और मेडिकल के बाद में आपका कोई प्रोसेस नहीं बचता है DV के अलावा। ठीक है, कॉल लेटर जो है आपके डाउनलोड हो जाएंगे, सिटी एंड डेट इंटीमेशन मिल जाएगी आपको RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिस भी RRB से आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स होगा, क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर PET, ये जो है लिस्ट डाल दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट में आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो है PET होने के बाद एक और लिस्ट आएगी। PET जब हो जाएगा तो एक लिस्ट आएगी मेडिकल के लिए, और मेडिकल जब हो जाएगा तो एक जो है आपको अंडरटेकिंग मिल जाएगी वहां से कि भाई आप पास हैं कि नहीं मेडिकल में, या आपकी कौन सी कैटेगरी है। इसमें आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप मेडिकल पास हैं मेडिकल फेल हैं, आपको कैटेगरी दी जाएगी A2, A3, B1, B2, इस तरीके से। और फिर आपको पोस्ट जो है मिलेगी इसके अकॉर्डिंग। आपको पोस्ट मिल गई तो अच्छी बात है, सिलेक्शन मान लीजिए। नहीं मिली है तो आप ये समझिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। ये ध्यान रखिएगा कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो तुक्के लगाने से बचें। कितने गुना जो है वैकेंसी के आधार पे छात्र बुलाए जाएंगे, ये इसमें बताया गया है। तो कैंडिडेट मोर देन द प्रेस्क्राइब्ड नंबर ऑफ वैकेंसीज मे बी कॉल्ड फॉर PET एंड द सब्सिक्वेंट स्टेजेस। यानी जो एग्जाम देंगे जितने छात्र, उतना 1 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। तो 1 गुना से ज़्यादा भी बुला सकते हैं ये PET के लिए। और फिर वहाँ पे जो है जितने भी कैंडिडेट होंगे उसमें से शॉर्टलिस्ट कर दिए जाएंगे मेडिकल के लिए। और मेडिकल के लिए तो कंफर्म है 1 गुना ही बुलाएंगे, ज़्यादा नहीं बुलाएंगे। लेकिन PET के लिए हो सकता है 5 गुना 10 गुना यहाँ पे अब लिखा भी होगा, तो अभी पढ़ लेते हैं इसको। एक्सपीरियंस इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इट मे बी क्लियरली नोटेड दैट कॉलिंग फॉर क्वालिफिकेशन इन PET एंड सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ DV एंड मेडिकल डज नॉट मीन दैट कैंडिडेट विल बी एम्पेनल्ड। यानी कि DV और मेडिकल में आप पास हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप जो है एम्पेनल किए जाएंगे उसके अंदर, लिस्ट के अंदर, या आपको जॉब मिल जाएगी।
ये कंप्लीटली रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है। पिछली बार भी रेलवे ने ऐसा धोखा किया था छात्रों के साथ कि डीवी के अंदर सब कुछ सही रहा, मेडिकल सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी पोस्टिंग नहीं मिली। 2-3 महीने तक उनको चक्कर लगाने पड़े, तब जाके कहीं पोस्टिंग मिली है, और कुछ को तो अभी तक पोस्टिंग नहीं मिली है। तो जो 1,03,000 की जो भर्ती आई थी, उसके अंदर भी कंप्लीटली 100% काम नहीं हुआ है। तो ये जो रेलवे की एक खामी रही है। और इसके बाद जो हम इम्पोर्टेंट बात करने वाले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपको पता होगा कि रेलवे ने अभी एक नोटिस जारी किया, और नोटिस जारी करके ये बोल दिया था कि जिन्होंने 10th क्लास पास कर रखी है और जिन्होंने आईटीआई कर रखी है, तो अलग अलग भी मान्य हो सकता है। अगर किसी ने 10th के साथ आईटीआई कर रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10th केवल 10th कर रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी मैं आपको बता दूं, एजुकेशनल जो एलिजिबिलिटी है, आपने 10th कर रखी है तो भी ठीक है, आपने 12th कर रखी है तो भी ठीक है, आपने साथ में आईटीआई कर रखी है तो भी ठीक है, अकेले आईटीआई कर रखी है 10th के साथ, और 12th नहीं कर रखी तो भी ठीक है। यानी कुल मिला के आपकी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो 10th क्लास है। 10th क्लास के बाद ही आईटीआई करेंगे आप लोग, तो सिंपल सी बात है, आईटीआई और में रखा गया है, यानी अथवा में। कोई भी 10th क्लास आदमी जो है इस फॉर्म को भर सकता है। अब इसमें जो फैसिलिटीज मिलती हैं उसके बारे में बता दिया जाए कि भाई ट्रेन की, फ्री ट्रेन की फैसिलिटी मिलती है, पासेज वगैरह मिलती हैं, ठीक है। और जो है आपको क्वार्टर मिलता है रहने के लिए। और अब जो है मेडिकल कैटेगरी की बात कर लें, तो A2 कैटेगरी आती है जिसकी 6/9 आंखें हों, या 6/6 भी अगर हैं तो उसको यहाँ पे A1 नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मेडिकल कैटेगरी ग्रुप डी के अंदर A2 से स्टार्ट होती है। जिनकी A2 भी है और उनकी 6/6 है, और वो कोई फर्दर जो है एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें A1 चाहिए, तो फिर वो उसमें कंसिडर कर लिए जाएंगे अगर उनकी 6/6 है तो। और 6/9 है तो वो A2 में ही रहेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। A3 है तो 6/9 तो है, लेकिन इसमें लिखा है विद और विदाउट ग्लासेज, जबकि A2 में है विदाउट ग्लासेज। बिना चश्मे के आपकी 6/9 है तो A2 है, और चश्मे के साथ अगर 6/9 है तो भी आप A3 के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा मेडिकल कैटेगरी A3 है। ये जो है हर 4 साल के अंदर जो है रेलवे मेडिकल कराएगा, या जब भी रेलवे को जरूरत लगेगी तो आपका जो है मेडिकल करवाता रहेगा और कैटेगरी चेंज करता रहेगा। मेडिकल फेल भी हो जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब चली जाएगी, आपका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाएगा। B1 जो है, B1 के अंदर आता है 6/9 और 6/12 विद और विदाउट ग्लासेज। 6/12 तक की आंखें जो हैं चल जाएंगी B1 के अंदर। नियर विजन 0.6, और मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन। कलर विजन का टेस्ट जो है सब में पास करना ही पड़ेगा। बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, यानी अंधेरे कमरे के अंदर बिल्कुल काली जो दीवारें होंगी जिसके अंदर, और एक लाइट की जो मशीन होगी वो लाइट दिखाई जाएगी किस कलर की लाइट है। मेसोपिक विजन और नाइट विजन, ये जो है इंपॉर्टेंट है। ये आपको बार बार पढ़वाए जाएंगे। कलर विजन में अगर आपकी एक बार भी मिस्टेक आई तो फिर बार में दोबारा पूरी किताब पढ़वाई जाएगी। मेडिकल के बारे में एक कंप्लीट वीडियो मैं अलग से लेके आऊंगा कि क्या क्या होता है मेडिकल के अंदर, ठीक है। जिसको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि ऐसी वीडियो चाहिए। B2 के अंदर आ जाएगा 6/9, 6/12 विदाउट और विद और विदाउट ग्लासेज, डिस्टेंट विजन, नियर विजन 0.6, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है 6/18 भी चल जाएगा C1 के अंदर। B1 B2 में ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन C1 जो है ज्यादा फर्क आ जाता है 6/18 की वजह से। और C2 उससे भी नीचे जो है फिजिकल जो एबिलिटी है। और डिस्टेंट 6/12, यहाँ पे डिस्टेंट 6/12 है, और यहाँ पे डिस्टेंट 6/12 नील विद विदाउट ग्लासेज, यानी बिल्कुल अगर आपको नहीं भी दिखता है ना तो आप C2 के अंदर डाले जाएंगे, और C2 के अंदर आपको कोई पोस्ट नहीं दी जाएगी, ठीक है। आपको ये लगेगा कि यार मैं तो मेडिकल C2 के अंदर आ गया लेकिन पास हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पोस्ट दी ही नहीं जाएगी, आप फेल ही हैं। बस यहाँ पे आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप मेडिकल फेल हो गए, ठीक है। जैसे आर्मी एयरफोर्स के अंदर ये बोल दिया जाता है कि भाई आप मेडिकल फेल हैं या पास हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं बताया जाएगा। तो वहाँ पे बस इतना पता चलेगा आपकी मेडिकल कैटेगरी क्या है, ठीक है। तो वहां से ये मत समझ लेना कि भाई मेरा सिलेक्शन हो चुका है या नहीं हुआ है। ये इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल जो दे रखा है, ये हम जो है अलग पूरा जो मेडिकल की वीडियो लेके आएंगे उसके अंदर पूरा पढ़ के बताऊंगा किस तरीके से इसमें होने वाला है। अब बात कर लेते हैं
की रिजर्वेशन की। तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, और आप बाकी लोग जो है अपना अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 3 ईयर, क्योंकि डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज, ये जो कोरोना के टाइम के हिसाब से भी 3 साल जो है दी जा रही है। और 18 से 36 इसकी एज लिमिट रहेगी, बाकियों में आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दी है। मस्ट हैव एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड इन द सेन रिकॉग्नाइज्ड those awaiting result of their examination of minimum is टेक्निकल अप्लाई। जिनका जो है रिजल्ट अभी आया नहीं है, जैसे कोई आईटीआई में है और आईटीआई अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो फिर उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर उसने 10th कर रखी है तो फिर उसको फॉर्म के अंदर आईटीआई नहीं लगानी चाहिए कि फॉर्म में मैं आईटीआई लगा दूं फिर मेरा आया ही नहीं रिजल्ट, वो नहीं लगानी चाहिए। फिर ओनली 10th से फॉर्म भरना चाहिए। फिर डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन LIEU of course complete act for the post level 1 otherwise specified graduate act apprenticeship will not be accepted in lieu of course completed act apprenticeship। यानी कि आपके CCA जो है इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, और यानी कि जो अप्रेंटिस जो होते हैं इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, विदाउट सर्टिफिकेट अलाउ नहीं होंगे। और इन कंप्लायंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटिशन नंबर, ये सिविल अपील्स नंबर मोहन सिंह उधर सदर should be class 7 pass, minimum education qualification should be 7 pass, work experience of these staff their educational qualification is relaxed। हाँ, यहाँ पे जो है कैंटीन स्टाफ और जो MB डिवीजन के अंदर नॉर्दर्न रेलवे के अंदर जो है आर अलाउड टू बी अप्लाई अगेंस्ट EN, यानी जो यहाँ पे नई दिल्ली के अंदर जो है DRM ऑफिस या जो कैंटीन स्टाफ है यहाँ पे जो काम करते हैं उनको भी इसमें अप्लाई करने का ऑफर दिया गया है, और उनके लिए मिनिमम 7th पास जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है। हालांकि हो सकता है इनके लिए कट ऑफ भी अलग से जाए। एग्जामिनेशन फी मैंने आपको बता दी है, ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी एग्जाम के बाद आपको वापस मिल जाएगा। जिनका 500 कटा है उनका 400 वापस आएगा, जिनका 250 कटा है उनका 250 वापस आएगा। ठीक है। और किसी का अगर ट्रांजैक्शन इशू होता है तो ये जरूर इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों के साथ ये मिस्टेक होती है कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ध्यान रखिएगा। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो इसको जो है हम टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे, हमारे चैनल में भी, ताकि हेल्प हो सके यहाँ पे। तो EWS के लिए यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया दे रखा है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी जब NTPC के फॉर्म भरे गए थे, और इसके बारे में अलग से पूरी बात कर लेंगे हम लोग जो है। EWS के लिए जो वही सारी चीजें हैं जो मैंने पहले बताई थी, ये क्राइटेरिया इसको पूरा करना होता है। और कौन कौन से ऑफिसर से बनवाना होगा तो वो यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है DM है, ADM है, कलेक्टर है, डिप्टी कमिश्नर है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, क्लास फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर। यहाँ पे चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है। रेवेन्यू ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, यानी तहसीलदार से नीचे का कोई रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होना चाहिए इसमें। तहसीलदार से ऊपर का जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा ना वही कर पाएगा इसमें साइन। SDO सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हिज फैमिली नॉर्मली रिजाइड्स। इसके अंदर जो है ये चीज बढ़िया दे रखी है, ये शायद पिछले वाले में नहीं दी थी कि सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया। SDO भी यहाँ पे साइन कर सकता है। तो इसके लिए जो है एक परफेक्ट पूरी वीडियो जो है मैं अलग से लेके आऊंगा, जिसमें आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, फॉर्मेट भी दिखाया जाएगा किस फॉर्मेट में जो है बनना चाहिए सर्टिफिकेट। अब जो है दोस्तों इसके बाद बात करें तो अब सीधा आते हैं अपन पोस्ट कहाँ से कितनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और कहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए इसके बारे में तो बात करेंगे ही। अब जो है सिलेबस की भी बात कर लें थोड़ा सा कि क्या
एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला है। 90 मिनट्स का आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कि 1.5 घंटे का। ठीक है, 90 मिनट्स का एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के पूछे जाएंगे, और 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, यानी जीके। जीके के अंदर जो है जीएस प्लस करंट अफेयर जो है, दोनों चीज होंगी। और साइंस के पूछे जा रहे हैं, जनरल साइंस जो 10th लेवल तक की होती है उसमें 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ्स में यहाँ पे 25 और रीजनिंग में 30। यानी मैक्सिमम आपका ये एरिया कवर करता है। इस एरिया को जो कवर कर लेगा उसका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन अब की बार ज्यादा होने वाला है, क्योंकि पिछली बार जो है 1 लाख के समथिंग पोस्ट थी, और इस बार जो है पोस्ट कम है। ये आपको सिलेबस दिया गया है, इस पे पूरी चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी जो है मेन मेन चीजें, फिजिकल टेस्ट की बात कर लें तो आपको जो है सबसे पहले 1 किलोमीटर की रेस लगानी होगी 4 मिनट 15 सेकंड में। यानी 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर जो है 1 किलोमीटर की रेस लगानी होगी। 35 किलो वजन उठाया जाएगा, और साथ में 100 मीटर जो है रेस, 35 केजी वजन उठा के 100 मीटर की रेस लगाई जाएगी। कितने में? 2 मिनट में। तो ये आपका आसानी से हो जाएगा आपका, आप चलते चलते भी पूरा कर लोगे इसको, अगर ध्यान से चलोगे। गिरना नहीं है बस, कोई भी आराम से कर लेगा इसको। और ये जो है 1000 मीटर की रेस जो है 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर होनी चाहिए। ये हो गया मेल कैंडिडेट के लिए। और लड़कियों के लिए क्या होगा भाई? शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 20 केजी, यानी 20 केजी ऑफ वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स। 20 केजी उठा करके 2 मिनट के अंदर पहुंचना है 100 मीटर। ठीक है, तो अगर आप लड़के कहें कि भाई हमसे भेदभाव क्यों, इतना ज्यादा हमसे क्यों उठवाया, तो लड़कियों के अंदर जो है थोड़ी अपर बॉडी में फिजिकल फिटनेस कम होती है, इस हिसाब से जो है इनको कम उठवाया जा रहा है। शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर्स इन 5 मिनट्स एंड 40 सेकेंड। इनको टाइम भी ज्यादा दिया जा रहा है। ठीक है, 5 मिनट और 40 सेकंड दी जा रही है, जबकि लड़कों को कितनी दी जा रही है? 4 मिनट और 15 सेकंड। तो ये ध्यान रखिएगा, फिजिकल फिटनेस को आपको पहले से ध्यान रखना है। द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, और ये ध्यान रखिएगा कि जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जिनकी है, यानी कि दिव्यांग जो बोल सकते हैं हम, उनका जो है फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। ये वाला रेस वगैरह नहीं होगी कुछ भी, क्योंकि उनको वो लोग कर नहीं सकते, तो उनको अलग डिपार्टमेंट मिलेंगे जिनमें फिजिकली वर्क नहीं होता है। एक्स सर्विसमैन विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जो एक्स सर्विसमैन होगा उसका फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो जो है ऑलरेडी एक एक्स सर्विसमैन यानी सर्विस में रह चुके हैं, तो उनका फिजिकल टेस्ट तो पहले से हो चुका है, तो वहां पे उनको फिजिकल टेस्ट से छूट दी जा रही है। रिटन टेस्ट क्लियर करना होगा उनको। ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए दे रखा है कि रिलैक्स्ड पीईटी स्टैंडर्ड्स, यानी उनको फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा यहाँ पे पीईटी। और फीमेल कैंडिडेट्स विल बी एप्लीकेबल फॉर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एम्पैनलिंग कैंडिडेट्स, ये डीवी के बारे में दिया गया है, जिसको हम पूरी डिटेल से अलग अलग जो है वीडियोस बना के समझेंगे। एक ही वीडियो में सारा समझना बहुत लंबा हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन होगा, और अप्लाई करने का तरीका दे रखा है इसमें। अब आपको जो है चलते हैं सीधा पोस्ट के ऊपर लेके चलते हैं कि कहाँ कितनी पोस्ट है। ये डिफरेंट आरआरबीज हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, जहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना है उस आरआरबी की वेबसाइट पे जाके सर्च करेंगे। अब आ जाते हैं सीधी पोस्ट पे कि किस आरआरबी में कितनी पोस्ट दे रखी है। ये मेडिकल कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग पोस्ट होती है, जिसमें आपको ये बता दूं कि असिस्टेंट एसएनटी यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम में, असिस्टेंट वर्कशॉप में, असिस्टेंट ब्रिज यानी जो ब्रिज होते हैं वहां पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही ये पोस्ट आती है। बी वन मेडिकल कैटेगरी होती है। लगभग मेडिकल कैटेगरी जो है बी वन और सी वन वाली होती है इसमें, लेकिन कुछ एक जो है थोड़ा सा जो रनिंग डिपार्टमेंट में होते हैं उनमें अलग मेडिकल कैटेगरी देखने को मिलेगी। ये सब जो मेडिकल कैटेगरी लोअर मेडिकल कैटेगरी हैं, अगर किसी की आंखें थोड़ी कमजोर भी हैं तो यहाँ पे उसको दिक्कत नहीं आने वाली है। असिस्टेंट लोको सेड, असिस्टेंट लोको सेड, इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट ऑपरेशंस,
कौन सी पोस्ट अच्छी होती है जॉब के लिए, कौन सी कैसी होती है, तो हम पूरी जो है अलग अलग वीडियो बना के हम लेके आएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट टीएल एंड एसी, जो ट्रेन के अंदर लाइट और एसी को कंट्रोल करते हैं वो। असिस्टेंट टीएल एंड एसी इलेक्ट्रिकल, जनरल सर्विस और प्रोडक्शन यूनिट, ये दोनों अलग अलग दे रखा है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, यानी ट्रैक मशीन जो चलती हैं उनके अंदर जो है स्टाफ होता है। असिस्टेंट टीआरडी, यानी जो बिजली के तार लगे होते हैं ऊपर ऊंची वाले, तो उनके अंदर जो पॉइंट्समैन होते हैं जो झंडियां दिखाते हैं, आप लोग देखते होंगे स्टेशन पे एक आदमी झंडी दिखाता रहता है ट्रेनों को, वो जो है पॉइंट्समैन होता है। ट्रैक मेंटेनर, जो ट्रैक को मेंटेन करते हैं। ये जो अब्रिविएशन दे रखे हैं। अब जो है किस जगह से कितनी पोस्ट आई हुई है इसके बारे में हम छोटी सी ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है। मुंबई के अंदर आपको देख सकते हैं 1892 पोस्ट है। अलग अलग आप कैटेगरी और अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब इसके बारे में हम अलग वीडियो लेके आएंगे कि कहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करने चाहिए, कहाँ से कैसा जो है कंपटीशन रहने वाला है। जयपुर में आपको 1433। ठीक है। और ये यूआर की वैकेंसी थी मुंबई में, टोटल जो है 4672 मुंबई के अंदर। हाईएस्ट जो यहाँ पे दे रखा है। वेस्टर्न रेलवे आता है मुंबई, जयपुर आता है अपना नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में, दिल्ली आता है नॉर्दर्न रेलवे में। हुगली डिवीजन के अंदर 503 वैकेंसी है। जबलपुर में 1614 वैकेंसी है। भुवनेश्वर में 964 वैकेंसी है। अब हो सकता है किसी के अंदर ये 14 पोस्ट हो, किसी के अंदर 13 ही दे रखी हो, तो हो सकता है वहां पे एक पोस्ट जो है हटा दी गई हो या कम कर दी गई हो, वहां पे वैकेंसी ना हो। बिलासपुर 1337 वैकेंसी है। न्यू दिल्ली के अंदर 4785, यानी दूसरे में हाईएस्ट में ये आएगा। फिर फर्स्ट पे मुंबई, क्योंकि वो मुंबई सेंट्रल और जो साउथ सेंट्रल जो है उसके अंदर दोनों में आएगा। और 2694 पोस्ट कहाँ पे आएगी, चेन्नई के अंदर। 1370 पोस्ट आने वाली है गोरखपुर में। गुवाहाटी के अंदर 2048 पोस्ट है। 1817 पोस्ट कोलकाता में दे रखी है। मुंबई के अंदर, अब ये मुंबई दो है, एक तो सेंट्रल रीजन है और जो आपको सबसे पहले दिया गया था वो कौन सा था, ये आ गया वेस्टर्न रेलवे। मुंबई दो जोन के अंदर पड़ती है, एक तो वेस्टर्न रेलवे और एक सेंट्रल रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे के अंदर अलग से वैकेंसीज है 3244, यानी कि सबसे ज्यादा वैकेंसी मुंबई में देखने को मिल रही है आपको। हाजीपुर जो है 1251 वैकेंसी है। प्रयागराज में 2020 वैकेंसी है। कोलकाता, कोलकाता में भी दोनों अलग अलग है। साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंदर कोलकाता में 1044 पोस्ट है। सिकंदराबाद 1642 पोस्ट। ये टोटल जो है आपकी अलग अलग वैकेंसी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से दी गई है। अब आपको क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए 23 तारीख से फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग आपके लिए वीडियो लेके आएंगे कहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करने चाहिए, किस तरह की कौन कौन सी पोस्ट है। तो पोस्ट प्रेफरेंस भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी जो आप फॉर्म में पोस्ट प्रेफरेंस लगाएंगे, इनमें से कौन सी पोस्ट आपको चाहिए उनको ऊपर लगाना है। ठीक है। तो कौन सी पोस्ट को नीचे लगाना है, कौन सी ऊपर लगानी चाहिए, तो वो मैं आपको जो है पूरी वीडियो लेके आऊंगा। तो अच्छा खासा जो है अनुभव आपके सामने रखूंगा इसका, कि कौन सी आपकी जो पोस्ट ठीक होती है, कौन सी जो है आपके लिए जॉब हार्ड पड़ेगी। उस हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस लगाना है। आगे अगर अभी आपने गलती कर दी तो एंड में आपको पछताना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है। तो फॉर्म भरने से पहले जो है वीडियो को जरूर देखना। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।